So from today we will start discussing about the cell. सेल का रिवीजन करना है हमको. हाँ, अभी तक हम रिवीजन कर चुके मोशन का, इज मैटर अराउंड अस प्योर का. इज मैटर अराउंड अस प्योर का रिवीजन किया. मैटर इन आर सराउंडिंग हमारे सिलेबस से हट गया है. तो टर्म 1 के लिए मोशन इज मैटर अराउंड अस प्योर के बाद अब नंबर आता है सेल का, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम इसको देखेंगे कि हमारी बुक में खास करके जो इनिशियल पार्ट है उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे हम बात करते हैं एक तो माइक्रोस्कोप के बारे में, एक सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में, और तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेल के टाइप्स और रिलेटिव साइज़. रिलेटिव साइज़ मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं, डिफरेंट साइजेस की जो सेल्स हैं. तो हमारी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करते हैं तो देखा गया कि बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती है. जब हम MCQ करते हैं तो फिर भी हम एक अंदाज़ा लगाने लगते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में हमको कई छोटे छोटे टर्म्स का मतलब नहीं पता होता. मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा आपके PET में, और वो एग्जैक्टली NCERT से आएंगे. आपको NCERT ध्यान से पढ़नी है. अगर आप ठीक से पढ़ लोगे तो आपको वो करना आसान रहेगा. ठीक है, आप देखें कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए. कि बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कि उसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि हमको सबसे पहले इसका नाम जो है वो सेल क्यों पड़ा. सेल का मतलब क्या है. तो जैसे जो इम्प्राइजनमेंट्स होते हैं, जो जेल होती है, उसमें आप देखें कि छोटे छोटे जो क्यूबिकल्स होते हैं उनको सेल बोलते हैं. सेल नंबर दिस उसमें रखा जाता है. तो जब इनिशियली साइंटिस्ट ने देखा था, जैसे रॉबर्ट हुक ने देखा था, तो उनको ऐसा लगा कि जो कॉक सेल में वो कॉक सेल उन्होंने जो सबसे पहले देखी थी, कॉकलेयर को माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें वो ऐसा लगा जैसे कि छोटे छोटे वो क्यूबिकल्स या छोटे छोटे सेल्स हैं जो कि प्रिजन में होते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये तो इसका नाम सेल रख दो. उन्होंने इसको सेल बोला. हाँ, सबसे पहले किसने देखा था, हिस्ट्री के बारे में अपन बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक हमने बात की थी कि वो सबसे पहले उन्होंने उसको कॉक की सेल्स में देखा था, जो कि एक्चुअली डेड सेल्स थी, है ना. आज भी हम पढ़ते हैं टिश्यू में स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है. तो सबसे पहले वहाँ देखा गया विद द हेल्प ऑफ वॉट एवर माइक्रोस्कोप ही वॉज हैविंग इन द ईयर 1672. बहुत पुरानी बात हो गई. उसके बाद में 1672 नहीं 1665 में उन्होंने देखा था. फिर 1672 में A.V. ल्यूवेनहॉक ने जो वाटर की लेयर पर जो स्लाइम रहता है उसको वो चेक कर रहे थे अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने देखा कि अरे ये भी सेल है, और इसके अंदर तो इनफैक्ट और भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं. हालांकि उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप उस समय तक नहीं था. तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में तो वो भी नहीं बता पाए थे. बट A.V. ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बताया था कि जो सेल होती है वो लिविंग सेल भी होती है. तो लिविंग सेल को सबसे पहले A.V. ल्यूवेनहॉक ने देखा, और डेड सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का कंसेप्ट दिया, बट ये लिविंग भी होती है, ये A.V. ल्यूवेनहॉक ने बताया. फिर उसके बाद हम कह रहे थे कि सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, जितना भी फ्लूइड मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना. वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया और साइटोप्लाज्म भी आ गया. इन द ईयर 1839 परकिन्ने ने इनके बारे में बताया था. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने अपने कंपैरेटिवली बेटर माइक्रोस्कोप को यूज़ करके न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था. हाँ, अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन न्यूक्लियस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेल कंट्रोल करता है, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में. टू डिफरेंट साइंटिस्ट मैथियास श्लीडन एंड थियोडोर श्वान बारी बारी से अलग अलग 1838 और 1839 में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं अबाउट द सेल थ्योरी. दोनों अपने अपने लिहाज से सेल थ्योरी देते हैं, जिनको कंबाइन कर दिया गया. और सेल थ्योरी के नाम से उसको 1839 में प्रेजेंट किया गया. तो एक्चुअली सेल थ्योरी जो श्लीडन एंड श्वान के नाम से हम बताते हैं, वो मैथियास श्लीडन और थियोडोर श्वान ने अलग अलग बनाई थी, और बाद में उसका कंपाइलेशन हो गया.
दोनों के ईयर्स में 1 ईयर का फ़र्क है, 1838 और 1839। सेल थ्योरी जो बनी वो ये स्टेटमेंट देती थी कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, या इसको उनकी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो उन्होंने कहा कि सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात का क्या मतलब है ये अपन बात करेंगे, लेकिन इस सेल थ्योरी को एक नया अटैचमेंट इसे मिला, रूडोल्फ वर्शो ने दिया 1855 में। उन्होंने बोला ओमनिस सेलुलाe सेलुला, इस सेल थ्योरी में ऐड कर दी एक बात, ओमनिस सेलुलाe सेलुला मतलब अ सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल किसी केमिकल या फिजिकल चेंज से नहीं बनती, इट इज़ अ बायोलॉजिकल चेंज ऑल टुगेदर विच इज़ एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन। अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। एग्जिस्टेंस ऑफ द मदर सेल इज नोवेयर, मदर सेल जो होती है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन डॉटर सेल्स लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट उन्होंने बताए थे साइंटिस्ट ने, इनका एक कंपाइलेशन आपकी बुक में दिया गया, मैं पहले आपको वो हाईलाइट करवा देता हूँ। हमने पहले भी किया था, थोड़ा टाइम हो गया, शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रखनी है ये सारी बातें, है ना। तो देखें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे डिस्कवर किया। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था। एवी ल्यूवेनहॉक 1872 बोल दिया शायद मैंने, 1874 में इन्होंने किया था। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि वो स्लाइम जो हम बात कर रहे थे वो कुछ एल्गी होंगे, एल्गल प्लांट्स होंगे, ऐसे प्लांट्स जिनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलता, प्लांट के बॉडी पार्ट्स अलग अलग हमको दिखाई नहीं पड़ते, जैसे कि हमको नॉर्मल ट्रीज़ में दिखाई पड़ते हैं ना, हमको वैसा इसमें दिखाई नहीं पड़ता। ये एल्गी है, ये ग्रीन है, हमें पता चल जाता है कि ये लंबे लंबे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट लाइक द डेवलप्ड ट्रीज़। इनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं, और वही एवी ल्यूवेनहॉक ने देखे होंगे। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Matthias Schleiden in 1838 and Theodor Schwann in 1839. The cell theory was further expanded by Virchow, Rudolf Virchow बोलते हैं हम इनको, by suggesting that all cells arise from pre-existing cells, जिसको हमने क्या बोला, ओमनिस सेलुलाe सेलुला। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ, हाँ, आपको ये पता रहे कि ओमनिस सेलुलाe सेलुला मतलब all the cells are originated from, or all the cells arise from pre-existing cells. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. जो सेल ऑर्गेनल्स हम आज पढ़ते हैं वो एक्चुअली बहुत बाद में पता चले, उसके पहले तो सेल के कुछ खास हिस्सों के बारे में ही हमको पता था। तो फिर से चलते हैं इनिशियल पार्ट पे। आप ध्यान रखें कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में भी पूछा जा सकता है, हाँ। तो ये जो माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, आई पीस, बॉडी ट्यूब, ये जो दिखता है, यहाँ पे 2 नॉब्स हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब। प्रैक्टिकल्स में हमने देखा था कि कोर्स एडजस्टमेंट नॉब पहले यूज़ करते हैं एट लो पावर, 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन जब होता है उस समय हम कोर्स एडजस्टमेंट देखते हैं। फिर उसके बाद में जब हम उसको हाई पावर पे लेके जाते हैं तो फाइन एडजस्टमेंट करते हैं और उसको फोकस करते हैं, जो कि एक स्मॉल पार्ट हमको दिख रहा है बड़ा होकर के। ये इसकी आर्म है, इसी की हेल्प से हम इसको उठाते हैं जनरली। नीचे इसका जो बेस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये वो लेंस है जो कि इसकी पावर इसको मूव करके बदली जा सकती है, 10 टाइम्स, 40 टाइम्स या 45 टाइम्स और 100 टाइम्स,
ऐसे अलग अलग पावर के लेंसेज यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका ये प्लेटफॉर्म है या इसको स्टेज बोलते हैं। स्टेज के ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड रखना चाहते हैं जिसके ऊपर हमारा स्पेसिमेन रखा जाएगा जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। उसको हम क्लिप्स की हेल्प से स्टेज के ऊपर फिक्स कर देते हैं जिससे वो हिले नहीं। हाँ, यहाँ पे नीचे एक मिरर है। मिरर का काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करना। नीचे की तरफ इसमें एक होल होता है। जो स्लाइड जहाँ आपने रखी है, स्पेसिमेन जहाँ रखा है, उसको इस तरह से रखना है कि लाइट नीचे से रिफ्लेक्ट होकर के आए तो उस पे लगे। ये सैंपल की ब्राइटनेस बढ़ा देता है। और जब हम आई पीस की हेल्प से जब इसे देख रहे होते हैं तो फिर हमको उसकी मैग्नीफाइड जो इमेज दिखती है वो ब्राइटर दिखती है। अगर आप लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करवाओगे तो दिखेगा तो सही लेकिन डार्क दिखेगा और आप उसकी जो बारीकियां हैं वो नहीं देख पाओगे। हाँ, आपको क्लियरली पता नहीं चल पाएगा कि इसमें सेल्स जो हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं लेबलिंग के फॉर्म में। मतलब कि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ABCD कुछ करके, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में भी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप सोचो कि एमसीक्यू है तो अभी डायग्राम्स को इग्नोर कर दो, डायग्राम तो आएंगे नहीं। डायग्राम से एमसीक्यू बहुत खतरनाक बनता है। हाँ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बुरी तरह से, खास करके वो लोग जो डायग्राम कभी देखते ही नहीं हैं, उसकी लेबलिंग को पढ़ते ही नहीं हैं, वो हमेशा एग्ज़ाम में ख़राब करके आते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस डायग्राम की लेबलिंग को ठीक से देखें। सेल्स ऑफ एन अनियन पील हमने देखा है एक्सपेरिमेंट करके, हमें पता है कि ये कैसा दिखता है। हाँ, सेल्स ऑफ अनियन पील बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर गैप भी हमको दिखता नहीं है। और ये बेसिकली अनियन की एपिडर्मल लेयर होती है। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं जो कि हमारे अनियन पील जो हमने माउंट बनाया था, तो आप इसमें से खास खास चीज़ों को अंडरलाइन भी करें। देखो, these structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under a microscope. ये onion bulb की बात हो रही है, लेकिन for that matter all the living organisms, all the big structures are actually made up of very small units called cells. That is why we call it structural unit of life. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। चाहे आप छोटे अनियन से पील निकालें, चाहे बड़े अनियन से पील निकालें, आपको जब अंडर द माइक्रोस्कोप उसे ऑब्जर्व करोगे आप, तो आपको दिखेगा कि सारी सेल्स जो हैं वो एक जैसी ही हैं। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells. However, these are also single cells. There are also single cells that live on their own. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पता ही है। अमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सब यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक ही सेल उनकी पूरा उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक ही सेल का होता है। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organisms. Unicellular organisms, uni matlab single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi matlab many, such as some fungi, plants and animals. Can we find out names of some more unicellular organisms?
Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. ये एक्सपेंडेड सेल थ्योरी थी जो कि रूडोल्फ वर्शो ने हमको दी थी, द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन. These are the different shapes of cells. तो आप इनको ऑब्जर्व करें. और ये क्या क्या नाम है इनके. नर्व सेल तो चलो आप टिश्यू से भी जानते हो, ब्लड सेल, ये स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल है, हमने थोड़ी बड़ी करके पढ़ी थी. बोन सेल दिख रही है. अब आपको ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना. समझो इसका डायग्राम आपके पेपर में चिपका दिया गया और पूछा कि ये कौन सी सेल है, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए. तो आप अगर इसको पढ़ोगे नहीं ठीक से तो भूल जाओगे, गलती हो जाएगी. स्पर्म बहुत अच्छा तो बनाया नहीं है तो ठीक है चलो. ओवम, फैट सेल. स्पर्म और ओवम आर रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड दीज सेल्स आर डिफरेंट स्लाइटली फ्रॉम द अदर, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से. फैट सेल जिसको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिनके अंदर फैट स्टोर रहता है. तो डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स जो आपको दिए हुए हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें. फिर देखें कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. अब amoeba का जो shape है वो irregular shape है. हम कहते हैं this is irregularly shaped cell because the cell membrane और plasma membrane of amoeba is very flexible. तो due to flexible cell membrane amoeba flexible होता है, उसका कोई shape नहीं होता. तो shape ना होने का उसे क्या फ़ायदा है कि वो कुछ स्यूडोपोडिया बना करके अपना एंडोसाइटोसिस यानी फूड इनटेक कर पाता है. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप. अमीबा का कोई शेप नहीं है, लेकिन नर्व सेल का तो शेप है, स्पर्म का तो शेप है. हाँ, तो कुछ सेल्स का शेप होता है, कुछ सेल का शेप इरेगुलर भी हो सकता है. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? क्या basic function? जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है respiration. Obtaining energy from the glucose we take in our food. आपको पता है ये बात कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ फूड होते हैं. मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं. ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे माउथ में, फिर उसके बाद हमारी ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इस सारी प्रोसेस के दौरान उसका डाइजेशन होता है. और डाइजेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना. तो ये कन्वर्जन जब हो जाता है तो जो ग्लूकोज विच इज़ द यूनिट ऑफ ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, वो ब्लड के साथ में असिमिलेट होता है, सेल्स के पास जाता है, सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है. अब इसमें से हमको एनर्जी निकालनी है. तो जो बेसिक फंक्शन की बात हो रही है, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस, उसके लिए उसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं. जैसे कि हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म में सेलुलोज जो है वो ब्रेक डाउन, सेलुलोज नहीं, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होकर के उस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, साथ में एनर्जी निकलती है. तो ये सब साइटोप्लाज्म में ही नहीं हो जाता. साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ये प्रोसेस तो शुरू हो जाती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म. और उसके बाद वहाँ से एक पायरुवेट नाम का, पायरुविक एसिड नाम का 3 कार्बन मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के और वहाँ पर रिएक्शन करता है उस ऑक्सीजन से जो कि ब्रीदिंग प्रोसेस से लंग्स में होकर के, ब्लड में होकर के और अभी सेल के पास पहुँच गई है. तो सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लूकोज में से जो स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ATP हमको मिलती है. तो ये बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ हो गया. ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. हर लिविंग फॉर्म को ये रिएक्शन चाहिए क्योंकि हर लिविंग फॉर्म रिक्वायर्स एनर्जी. तो फॉर दैट
energy, to obtain that energy, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है, और द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी तरह से इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह इनसाइड अ सेल जाना, हाँ, और उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता है फ्रॉम आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है ना, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आना जाना चीज़ों का। और क्या, उसके अलावा जो वेस्ट बनता है सेल में उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन, ये सब बेसिक फंक्शंस हैं जो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर सिंगल सेल ये सारे फंक्शंस अपने अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी में कर रही होती है, इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सेल को हमने जो डिफाइन किया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला क्योंकि जो सबसे छोटा लिविंग इंडिपेंडेंटली लिविंग स्ट्रक्चर जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनी है वो सेल ही है, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। यानी कि सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है ना हमारी बुक में। तो सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक, हमारी या मतलब सबकी बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये सारे फंक्शंस करते हैं विच इज़ कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सेल के अंदर हो जाती हैं परफॉर्म। दैट इज़ वाई वी से कि ये तो जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो we know that there is a division of labor in multicellular organisms। एक वर्ड आया डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या हुआ, काम का बंटवारा, काम बांट देना। जो लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनमें एक ही सेल को सारा काम नहीं करना है। वो सेल जिस ऑर्गन का या कह लें कि जिस टिश्यू का पार्ट है वो सिर्फ उससे एसोसिएटेड फंक्शन ही करेगी। बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में हैं और वो सब अलग अलग टिश्यूज से, अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग सिस्टम से एसोसिएटेड है और अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड ऑल द सेल्स आर कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग इनटू सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सेल्स को फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हो। हर सेल कंट्रीब्यूट कर रही है एनर्जी बनाने में, रेस्पिरेशन में, हर सेल कंट्रीब्यूट कर रही है एक्सक्रीशन में, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर फेंकने में। लाइफ प्रोसेसेस ही तो है ये, 10th क्लास में पढ़ोगे आप डिटेल में। तो इन लाइफ प्रोसेसेस को क्योंकि एक सिंगल सेल जो कि बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है, वो भी अपने अंदर परफॉर्म कर पाती है। तो बाकी सारी सेल्स, जब सारी सेल्स मिलकर के ये परफॉर्म करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सबको अलग अलग काम बांट देना। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, stomach to digest food and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. एक सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेल यानी सेल ऑर्गेनल्स को अलग अलग काम करना पड़ता है। हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत सारे काम करती है, इंक्लूडिंग चैनल्स के थ्रू मूवमेंट इनसाइड द सेल। वो लाइसोसोम का वो भी बनाती है, एंजाइम, लिटिक एंजाइम्स भी बनाती है। और उसके अलावा वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करवाती है। मेम्ब्रेन में मतलब कहीं टूट फूट हो गई तो उसको मेंटेन करना, ये सारे काम जो हैं ये भी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल हैं। In fact, each such cell has got certain specific components within it, they are known as cell organelles. Each kind of cell organelle performs a special function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles only.
ये ऑर्गेनेल्स का सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस हो गया। These organelles together constitute the basic unit called cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organisms they are found in. उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है। अगर एनिमल सेल है तो अगर प्लांट सेल, मतलब सब प्लांट सेल्स बाय एंड लार्ज सिमिलर होंगी, सब एनिमल सेल्स भी बाय एंड लार्ज सिमिलर होंगी। व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन है तो वो किसकी बनी है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या है। सेल के स्ट्रक्चर में हम अगर पहली बार घुस रहे हैं किसी जगह पे तो हमको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। तो we saw above that the cell has special components called organelles. How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost all the cells. Almost every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख लो, प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। न्यूक्लियस ज़्यादातर सेल्स में मिलता ही है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं मिलता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियर मटेरियल सेल में बाहर फैला रहता है और अपना काम करता रहता है। साइटोप्लाज्म देखें कि फ्लूइड है, वो है ना, विस्कस फ्लूइड है, which provides platform for all the biochemical reactions within the cell. So all activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. तो ये जो हमने बात की है कि सेल किस किस चीज़ से बना हुआ, मिल करके बना हुआ है, ये बेसिकली हमें ये नॉलेज दे रहा है, ये बता रहा है कि जो सेल आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आप हर पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो और उनके फंक्शंस पता करो। मैं जल्दी जल्दी आपको सारे फंक्शंस बताऊंगा और कल हम उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमको एट अ ग्लांस सब कुछ याद हो जाए। तो क्या क्या बात करेंगे हम बात करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो एक एक्सटर्नल लेयर बनाती है सभी सेल्स, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। सेमी परमिएबल इन नेचर है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसके थ्रू ही होता है। ऑस्मोसिस जो वाटर का मूवमेंट है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो कंसेप्ट भी यहीं पर पढ़ेंगे कि एक्सोस्मोसिस मतलब वाटर का बाहर निकलना, एंडोस्मोसिस सेल के अंदर वाटर का आना। हाँ, इसी के साथ जुड़ा हुआ, प्लांट सेल के साथ जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है जिसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। जब सेल वॉल को छोड़ करके सेल मेम्ब्रेन डिटैच होकर के एक कोने में श्रिंक हो जाती है, हम उसको बोलते हैं कि ये तो प्लाज्मोलिसिस हो गया। तो सब टर्म्स पर ध्यान रखना है। उसके अलावा हमें बात करनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका फंक्शन क्या है। तो एक तो ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है, और दूसरा इट कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। हाँ, सेल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब इसको ही डिसाइड करना है, और ये सब प्रोसेस वाटर के मूवमेंट की वजह से इजीली होती रहती है। उसके अलावा देखें कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, वो रिजिड होती है, वो बाहर से मिलने वाले किसी भी पॉसिबल मैकेनिकल शॉक को होल्ड करती, कवर करती है, उससे सेल को बचाती है। उसके अलावा हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। दिस इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल भरा हुआ है, हाँ, वही सबसे कमाल की चीज़ है जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए बोलते हैं। और वो डीएनए जो है वो एकदम न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह से फैला हुआ रहता है इनसाइड, खास करके इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसमें डीएनए जो मिलता है हम उसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और न्यूक्लियस का काम है टू कंट्रोल all the events happening inside the cell. That is why we call nucleus as the control and coordination center of the cell. क्योंकि control and coordination center हम brain को बोलते हैं, इसलिए हम nucleus को brain of the cell बोलते हैं, है ना। ये बस सिंपल सी बात है और कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये तीन बातें सबसे पहले सीखेंगे
क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑस्मोसिस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस क्या क्या होते हैं। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम सॉल्यूशंस को कैसे डिवाइन करते हैं। हम सॉल्यूशन को कहते हैं कि भाई सॉल्यूशंस जो हैं जिसमें सेल को रखने पर एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस हो सकता है, वो हाइपोटोनिक हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है या आइसोटोनिक हो सकता है। हाइपरटोनिक जब वाटर कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा है, आउटसाइड द सेल कम है, तो हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक की कंडीशन में वाटर सेल को छोड़ के बाहर चला जाता है और सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो वाटर का इस तरह से बाहर आ जाना, हाँ, सेल में से बाहर निकल आना। तो वाटर जब बाहर निकलेगा तो एक्सोस्मोसिस। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, मतलब बाहर वाटर ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द सेल एंड सेल बिकम्स टर्जिड। और हम कहते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन में एंटर कर गया है वाटर, ये ड्यू टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ है। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के अलावा तीसरा आइसोटोनिक। आइसो मतलब एक जैसा, कंसंट्रेशन इज द सेम इनसाइड आउट द सेल। सेल के अंदर बाहर दोनों जगह पर कंसंट्रेशन एक जैसी है। तो कंसंट्रेशन बराबर होती है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल उतना इजीली हो नहीं पा, मतलब कि क्या है, वाटर का मूवमेंट तो हो रहा है बोथ साइड्स, वाटर का आना जाना तो चल रहा है, लेकिन द रेट ऑफ एंटरिंग द वाटर इनटू द सेल एंड लीविंग द वाटर आउट ऑफ द सेल, ये दोनों बराबर हैं। इस वजह से एक इस तरह का एक इक्विलिब्रियम बन जाता है वाटर के आने और जाने का कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ ज़ीरो, यानी कि वाटर का मूवमेंट हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ नो ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं, तो हम एक टेबुलर फॉर्म में हम उनके फंक्शंस भी लिखते जाएंगे और कुछ खास बात, कुछ स्पेशल फीचर उससे रिलेटेड होगा तो वो बात भी करेंगे। लेकिन ये बात करेंगे हम कल की क्लास में। आप सेल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, सेल चैप्टर को आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, मैं भी आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।